चलिए, तो अपने ग्रामर पोर्शन पर हम आ चुके हैं और सबसे फर्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं आज नाउन। क्या कर रहे हैं हम? नाउन। और नाउन का एक सेट डेफिनेशन है, एक सेट डेफिनेशन जो ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली चला आ रहा है, जो हम स्कूल्स में भी पढ़ चुके हैं अपने, राइट। और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन कहता है कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया का हर वो चीज नाउन है जो या तो इंसानों का नाम दर्शाए, जीवों का नाम दर्शाए, या वस्तुओं का नाम दर्शाए, है ना, या फिर स्थानों का नाम दर्शाए, या फिर भावनाओं का नाम बताए। क्लियर? एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। तो हम इसे अगर ट्रेडिशनली ना जाकर अगर मॉडर्न डेफिनेशन में इसे पढ़े तो मॉडर्न डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है? Everything that exists either in the universe or in our imagination is called noun। यानी कि वो हर चीज, एवरीथिंग, वो हर चीज जो कि अस्तित्व में, एग्जिस्ट होने का मतलब, एग्जिस्ट करने का मतलब अस्तित्व में होना, एग्जिस्ट करने का मतलब अस्तित्व में होना, राइट। तो वो हर चीज जो अस्तित्व में है, कहां? हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, या फिर हमारी कल्पनाओं में, यानी कि इमेजिनेशन में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे नाउन कहते हैं। ठीक है? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस पूजा, एम आई ऑडिबल? यस सर। नो वन इज रेस्पॉन्डिंग। सर यस सर, I am ऑडिबल। telling sir. Probably I'm not getting you. Yes, sir. सर All right. अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। Yes, sir. Let me connect, huh? ये सभी ठीक है? यस सर, यू आर ऑडिबल। आर वी Fine. ऑडिबल Yes. सर? Yeah, you are. Okay, so we are learning noun and अब तक हम लोग देख चुके हैं एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो हमेशा ध्यान में रखना है आपको जनरली, राइट, क्योंकि वो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना, राइट। इट्स वेरी कन्वेंशनल। बट मॉडर्न डेफिनेशन की जब बात की जाती है तो मॉडर्न डेफिनेशन में हमने क्या सीखा कि मॉडर्न डेफिनेशन वो है नाउन का जो बताता है कि हर चीज नाउन, सिंपल, राइट। एवरीथिंग इज नाउन इन दिस यूनिवर्स, वॉट एवर एग्जिस्ट इधर इन द यूनिवर्स और इन आवर इमेजिनेशन इज कॉल्ड नाउन। जैसे हमारे ब्रह्मांड में अगर मैं बोलूं कि क्या भूत पिशाच होते हैं, बताइए, क्या घोस्ट होते हैं? सर दे आर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ना। राइट, सुपर नेचुरल एलिमेंट। तो क्या ये नाउन होंगे? नाउन है? टेल मी, Yes, yes, क्या ये नाउन कहलाएंगे? हम लोग मतलब भूत प्रेत इमेजिन नाउन करते है? हैं तो। हाँ बिल्कुल, ये हमारी कल्पनाओं में तो है ना। मैंने तो लाइव देखा भी है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, राइट। तो जिन्होंने भी देखा है उनके लिए तो ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स हो गए, और जो मिले ही नहीं है, जो सिर्फ ऐसा मन में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इस विचारधारा से जुड़े हुए कि भूत पिशाच नहीं होते हैं, फिर भी रात के अंधेरे में अगर आपको एक शमशान घाट भेज दिया जाए ना, तो मन के एक कोने में एक डर रहता है कि कहीं मिल गया, ठीक है, कहीं दिख गया तो हमारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, करेक्ट है ना। तो ये चीज है, तो इसे ही कहते हैं क्या कि एक ऐसा चीज, एक ऐसी चीज जो या तो भौतिक अवस्था में यानी फिजिकली मौजूद हो इस यूनिवर्स में कहीं पर, या फिर जो मौजूद कहीं नहीं हो लेकिन हमारे मन में, हमारे जहन में कुछ हो, राइट, वो भी क्या कहलाएगा? वो भी नाउन ही कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया घोस्ट का, तो कुछ वैसे एग्जाम्पल्स यहाँ नाउन्स के हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्री, पेड़। ट्री एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में? ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, सो ट्री इज अ नाउन।
दूसरा वर्ड है टैमरिंड, द सेकेंड नाउन इज टैमरिंड। टैमरिंड का मतलब क्या होता है? इमली, है ना? टैमरिंड का मतलब, तो इमली एक नाउन है या नहीं है? यस, ये एक नाउन है। तीसरा है फैंटम। क्या है? फैंटम का मतलब भूत प्रेत। प्रेत को कहते हैं फैंटम। क्या कहते हैं? फैंटम। एयर, एयर मतलब हवा। ये हमें दिखता नहीं है लेकिन ये मौजूद तो है, यानी कि ये भी एक नाउन है। ब्रूम, ब्रूम का मतलब क्या होता है? झाड़ू। क्या होता है? झाड़ू। ये भी एग्जिस्ट करता है हमारे दुनिया में, इसका यूज हम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है। लास्ट है इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। क्या होता है? भगवान या देवी देवताओं का जो अवतार होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकारनेशन। क्या कहते हैं? करेक्ट, इनकारनेशन। तो इनकारनेशन क्या है? एक नाउन है या नहीं है नाउन? बिल्कुल है, ठीक है ना? तो ये सारे टर्म्स हो गए नाउन। क्या हो गए? नाउन। यानी कि हम उन चीजों को भी देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल्स के लिस्ट में जो इस दुनिया में अस्तित्व में है या नहीं, इस पर डाउट है, लेकिन वो हमारी इमेजिनेशन में जरूर है। क्लियर है? तो नाउ वी आर स्टेपिंग हेड। अब हम देखेंगे, समझेंगे कि नाउन को कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है? तो आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, अ नाउन कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है? एक नाउन को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। राइट? अ नाउन कैन बी यूज्ड इन 2 ways. A noun can be used in 2 ways. एक संज्ञा को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका है, लिखिएगा एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। हम किसी भी केस में नाउन को कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। बचपन में हमने पढ़ा है कारक। कर्ता ने कर्म को मारा, राम ने रावण को मारा, यानी कि सब्जेक्ट हो गया कर्ता। और ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, नंबर 2 में है ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? एज एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। यानी कि हम किसी भी नाउन को या तो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। या तो सब्जेक्ट रहेगा नाउन या तो ऑब्जेक्ट रहेगा नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझना आसान है। सब्जेक्ट सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में होगा, है ना? सब्जेक्ट सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में होगा इन जनरल, राइट? और ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा वर्ब के बाद होगा। किसके बाद होगा? वर्ब के बाद होगा। ठीक है? कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि हम किसी भी सेंटेंस में नाउन का पोजीशन अगर चेक करें तो या तो वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले यानी सेंटेंस की शुरुआत में दिखता है, या तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी कि बाद में दिखता है, लेटर पार्ट में दिखता है। क्लियर है ना? तो ये हो गया नाउन का फंक्शन, यूटिलिटी। क्लियर है? अब हम समझने वाले हैं कि नाउन को कैटेगराइज यानी वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कैटेगरीज ऑफ नाउन। क्या देख रहे हैं? कैटेगरीज ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा यानी कि नाउन के वर्ग। ठीक है? तो देयर आर हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ नाउन? देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नाउन। कितने मुख्य वर्ग होते हैं नाउन के? 2। ठीक है? नंबर 1 इज कॉन्क्रीट नाउन। से एवरीवन? यस, कॉन्क्रीट नाउन। एंड नंबर 2 इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखें कि नाउन को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो कितने हैं? 2। सबसे पहला होगा कौन सा? कॉन्क्रीट। और दूसरा? चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट सुनकर कैसा लगता है बताइए? हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर द वर्ड कॉन्क्रीट? सॉलिड। वेरी गुड। कॉन्क्रीट सुनते हैं तो लगता है ना ठोस सा। आप लोगों को आवाज जा रही है मेरी? Yes, sir. Yes. How do you feel when you hear the word concrete? Tell me. Sir, rock. Rock means solid, you can say, right? Yes, yes. Yes. So जब भी हम कुछ सॉलिड सा लाइक कॉन्क्रीट वर्ड सुनते हैं तो कुछ सॉलिड, ठोस, रॉकी, राइट, कुछ ऐसा एहसास होता है। तो कॉन्क्रीट नाउन कुछ ऐसा ही होता है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। हिंदी में एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है? गूगल पर आप सर्च कीजिएगा, सर्च में जाकर, इमेजेस में जाकर एब्स्ट्रैक्ट,
आपको ऐसे पिक्चर्स दिखाई देंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, समथिंग दैट कैन ओनली बी इमेजिन। मतलब आप जैसे बचपन में हम बादलों की तरफ देखते हुए कल्पना करते थे ना, घोड़ा है, हाथी है, पतंग उड़ रहा है, मतलब या मकान है, घर दिख रहा है, ठीक है, क्या क्या कल्पना कर देते हैं हम। यही सारी चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जो भी चीज हम इमेजिन करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। जो भी चीज हम इमेजिन कर सकते हैं और इमेजिन करके समझ सकते हैं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, मान लीजिए कि हम अपने घरों में पेंट करते हैं, दीवारों पर पेंट करते हैं ना, तो पेंट करने के दौरान हम लोग अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता, देखिएगा वो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। कहीं छींटे होते हैं तो कहीं हम लोग लाइंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जैसे तैसे क्रिस क्रॉस जिगजैग कुछ भी बना देते हैं, लेकिन हम लोग उसमें एक कल्पना करते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, ये डिजाइन कुछ ऐसा है, हम रिलेट करते हैं, दैट इज आवर इमेजिनेशन, और उसी को क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिए, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? तो कॉन्क्रीट नाउन वैसा नाउन होता है जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से रिकॉग्नाइज कर सके। सेंस ऑर्गन्स मतलब क्या होता है बताइए, सेंस ऑर्गन्स क्या होता है? eyes, nose, eyes, ear, nose, tongue. tongue, nose, eyes, ears, सिर्फ 3 या 4 बता रहे हैं आप लोग, 5 बताना है। Sir, eyes, There are 5 sense organs tongue, and अभी विचार ही हुआ, skin, tongue, स्किन। वेरी गुड। Tongue. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, यानी कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिसको देखकर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, राइट, जिसका यूज करते हुए हम ज्ञान परसीव कर सके, है ना? ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज सेड टू बी व्हाट, सेंस ऑर्गन। समझ में आ रही है बात? yes, तो sir. चलिए अभी हम समझने की और कोशिश करते हैं। देखिए, कॉन्क्रीट नाउन वैसे नाउन्स हैं, ठीक है, जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के जरिए समझ सकें, पहचान सकें। जैसे अंधेरा है, लाइट चली गई है, गजब अंधेरा है कमरे में, और आपको टीवी का रिमोट ढूंढना है मान लीजिए, तो क्या आप ढूंढ लेते हैं, टच करके पता कर लेते हैं या नहीं? पता कर लेते हैं ना, हम टच करते हैं तो हमें सेंस मिलता है कि ये चीज क्या है। ठीक है, लाइटर है, रिमोट है या कीज है, पता चल जाता है ना। तो वही जो हमारा स्किन हुआ वो सेंस किया, तो हमारा स्किन यहाँ बन गया सेंस ऑर्गन, और हम उन चीजों को पहचान पाए अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए, इसलिए वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, कॉन्क्रीट नाउन। क्या कहलाएंगी वो सारी चीजें, कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए गुड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल्स में क्या बताया गया है, बिटर गॉड। करेला को क्या कहते हैं हम, वेरी नाइस, बिटर गॉड। ठीक है, आज मैं आप लोगों से कुछ बेसिक वर्ड्स भी पूछने वाला हूं, ठीक है, जैसे करेला, करेला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिटर गॉड। अब बिटर गॉड, चलिए यहां तक समझ में आएगा। हम पटल खाते हैं जिसको परवल भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, जल्दी कीजिए, मैंने बेसिक वर्ड पूछा है, जो हम रिलायंस फ्रेश वगैरह में जाकर देखते हैं अक्सर, वहां इंग्लिश में ही लिखा रहता है। एनीवन? पटल ही कोई करते नहीं, हैं। आपकी आवाज फिक्स नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। कम ऑन, गिव इट अ ट्राई, कोशिश कीजिए। स्ट्राइप गॉड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्राइप, STRIP, स्ट्राइप गॉड। ठीक है, लॉकी को क्या कहते हैं, लॉकी, लॉकी, God, God, बॉटल गॉड कहते हैं। हाँ, चलिए, और जो गोल वाला जो लौकी रहता है जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, pumpkin, हाँ पंपकिन कहते हैं। और कोहड़ा को क्या कहते हैं, को भी कोहड़ा को pumpkin ही कहते हैं स्क्वैश। क्या कहते हैं, स्क्वैश कहते हैं उसको। पंपकिन जनरल लैंग्वेज में लोग कह देते हैं, एक्चुअली वो स्क्वैश है। क्या है, स्क्वैश है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सैपलिंग। क्या दिख रहा है हमें, सैपलिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैपलिंग, प्लांट, छोटा पौधा, है ना। अच्छा, एक बीज, बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीड, और सीड से जो अंकुर निकलता है उसे क्या कहते हैं,
स्प्राउट। और स्प्राउट के बाद क्या तैयार होता है? प्लांट। सीडलिंग। सीडलिंग। और सीडलिंग के बाद क्या बनता है? सैपलिंग। क्या बनता है? सैपलिंग के बाद प्लांट, और प्लांट के बाद ट्री। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने मेंशन किया है स्प्राउट को, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा है। यस, स्प्राउट, राइट एवरीवन। स्प्राउट का मतलब अंकुर। स्प्राउट का मतलब अंकुर। उसके बाद है पेटल्स। पेटल्स का मतलब पेटल्स में पंखुड़ियां। बिल्डिंग, इमारत। डन एवरीवन? ऑलराइट। सो ये सारी चीजें कैसे नाउन्स हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। क्यों कॉन्क्रीट नाउन्स हैं? क्योंकि इनको हम देख के समझ सकते हैं। यस, बिकॉज दे आर हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ देयर, राइट। उनका एक भौतिक क्या है? अस्तित्व है। दे हैव, लिख लीजिए कहीं अलग से, अ कॉन्क्रीट नाउन हैज, a concrete noun has a physical existence। ठीक है ना? a concrete noun has a physical existence। एक concrete noun का क्या होता है? एक physical existence होता है, उसका एक भौतिक अस्तित्व होता है। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए अभी अभी हमने समझा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। हिंदी में क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को? सही, भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? यानी कि जिसके पीछे भावनाएं हो उनको हम सिर्फ समझ सकते हैं अपनी फीलिंग्स के जरिए, राइट। तो जिस चीज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस करके समझ सकते हैं, वो सारी चीजें होंगी क्या? कॉन्क्रीट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन? वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना? जैसे यहां पे हम समझ सकते हैं, इट कैन ओनली बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑफ ह्यूमर। यानी हम इन चीजों को सिर्फ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। और किसके जरिए फील कर सकते हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए। किसके जरिए? सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए। ठीक है ना? सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब बताइए सर। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। आप म्यूट कर दीजिए एक बार, इकोइंग हो रहा है शायद। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है? सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है? सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ वाली। हाँ, सोचने की शक्ति। वेरी गुड। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है सोचने समझने की शक्ति। लिख लीजिएगा सब लोग। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। क्लियर? सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी आवाज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारी चीजें होती हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब सुंदरता। क्या आप सुंदरता देख सकते हैं? आप बोलेंगे कि हाँ देख तो सकते हैं। नहीं, सुंदरता नहीं देख सकते, वो हम महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कुछ कपड़े खरीदने जाता हूँ, है ना, मेरा दोस्त साथ गया है, तो मुझे कोई शर्ट बड़ा प्यारा लग रहा है, मेरे दोस्त को बहुत ही बेकार लग रहा है, राइट। यानी कि देखने वाले की आंखों में बसती है सुंदरता, राइट। ब्यूटी एग्जिस्ट इन द आईज और दी आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट। यानी कि देखने वाले की आंखों में बसती है सुंदरता। हमें कोई बड़ा सुंदर लगता है, वहीं पे जैसे होता है ना, आपको लव मैरिज करना है, ठीक है, घर पे जाके बता रहे हैं, धर्मवीर मान लीजिए आप घर पर जाकर बता रहे हैं कि वो लड़की बहुत सुंदर है, मैं शादी करूं। आपके घर वालों को लगता है कहाँ सुंदर है ही नहीं, क्योंकि वो तो देखने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। क्लियर है? तो यही हो गया क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इसी तरह से महंगा, हमें महंगा कोई चीज लगता है, कॉस्टली लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा हैसियत क्या है ना। अगर हमारा मान लीजिए कि महीने का अर्निंग है 10,000 रुपए, ठीक है, और हमें कोई सामान खरीदना है 2 लाख रुपए का, वो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा। किसी का सैलरी 4 लाख रुपए महीने का है और उसको साल में एक बार 2 लाख का वो प्रोडक्ट खरीदा है, तो उसके लिए वो 2 लाख रुपए कुछ है? कुछ नहीं है, यानी कि वो उसके लिए महंगा नहीं है। कहने का मतलब यही है, महंगा, गरीबी, महंगाई, राइट,
इस तरह से कोई भी जो फीलिंग्स होगा वो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मेंटली उस चीज को समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। इसलिए वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। चलिए अब जैसे गूगल पे सर्च करके जरूर देखिएगा एक बार एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इमेजेस में जाकर, तो देखिएगा वहां ना एकदम बिना कोई लॉजिक का ऐसे ऐसे पिक्चर्स आए जो रैंडम है, डिजाइन बने हुए हैं बिना मतलब का, यानी कि वो लॉजिकल है, वो जो बनाया होगा वो कुछ सोच के वैसा कर दिया, वो हमें समझ में नहीं है, वो उसकी फीलिंग्स। क्लियर हुआ। बहुत सारे पेंटिंग्स आप देखते होंगे, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बहुत महंगे बिकते हैं, पता है आपको, उसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको, हमें लगेगा वो बेकार है, ये पता नहीं क्या कर दिया है ऐसे, ठीक है, लग रहा है कि कोई लाइक कोई जानवर उसको नोच दिया है, लेकिन वो उस पेंटिंग को बहुत महंगा बेचा जा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो परिकल्पना है ना, वो इमेजिनेशन है, राइट, और उस इमेजिनेशन को समझने वाले लोग खरीदते हैं उसके वैसे पेंटिंग, ठीक है, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड पेंटिंग देख रहे हैं आप, वेरी नाइस। देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जांपल्स, जैसे लव, प्रेम, प्रेम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे, लव को हम फील करते हैं, लव का रंग कैसा होता है, कोई रंग नहीं होता है ना, प्रेम का कोई रंग नहीं है, राइट, यानी कि इसको हम फिजिकली इसको हम पहचान नहीं सकते, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेट्रेड, हेट्रेड, हेट्रेड कैसा दिखता है, नफरत कैसा दिखता है, नहीं देखे हैं कभी, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ फील कर सकते हैं। गैलेंट्री, गैलेंट्री का मतलब बहादुरी, साहस, लिख लीजिएगा, बहादुरी। गैलेंट्री प्राइजेस कब दिया जाता है बताइए, भारत में गैलेंट्री प्राइजेस कब दिए जाते हैं, 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति जो है वो गैलेंट्री प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, क्या होता है, हाँ, शांति महसूस करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप सबकी नौकरी लग जाती है, सबका एकदम सिलेक्शन इस बार, ठीक है, शांति मिलेगी कि नहीं, आप मेले में भी खड़े रहेंगे ना, मेन रोड में भी खड़े रहेंगे ना, ठीक है, तो भी क्या मिलेगी दिल को, शांति। आपके पास पैसे हैं ही नहीं, जीरो, और आपका खर्च बहुत ज्यादा है आज के आज, शांति में भी शांति नहीं मिलेगी, राइट, और पैसा बहुत है, मान लीजिए आपके मैसेज में अभी एक इनबॉक्स में एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 10 लाख रुपीज, ठीक है, और आप चले जाइए एकदम भीड़ में, डिस्को में, वहां पे भी शांति मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी कि शांति महसूस करने की चीज होती है, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट है पॉवर्टी, क्या है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, तो यस, तो गरीबी क्या है एक्चुअली, ये भी महसूस करने की बात है, राइट। कुछ लोग बहुत पैसे रखते हैं लेकिन उनका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, तो भी वो गरीब है। लाख रुपए सैलरी है और आपका खर्च महीने का 1,20,000 है, अब गरीबी कहलाइए क्योंकि वो माइनस में जा रहा है, पैसे बच नहीं रहे। आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, आपका खर्च 1,000 रुपए है, 9,000 का सेविंग्स है आपका, राइट, मतलब रेशियो देखिएगा, है ना, तो रेशियो के हिसाब से समझ में आता है कि आपका एक्सपेंसेस के हिसाब से आप पॉवर्टी कैटेगरी में है या नहीं। ईज, ईज का मतलब आसानी, ईज का मतलब आसानी, ये भी क्या जैसे नहीं बोलते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, राइट, यानी कि आपके हिसाब से है ना। जैसे अभी हम लोग इतने बड़े हो गए हैं तो अभी हमें 2+2 दिया जाए तो हम यूं बना देंगे, बोलेंगे अरे या तो ये तो बच्चा वाला खेल, एकदम तुरंत बनाएंगे। लेकिन यही क्लास कोई नर्सरी का बच्चा है, उसको आप बोलिए 2+2 करो, बहुत आसान है, उसके लिए वो आसान है क्या, नहीं है। तो ईज भी फील करने की बात है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम समझे हैं अभी अभी, तो कॉन्क्रीट नाउन में डुबकी लगाएंगे। कहां डुबकी लगाने वाले हैं, यस, और कॉन्क्रीट नाउन को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखिए समझ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्क्रीट नाउन हैज हाउ मेनी काइंड्स, 4 काइंड्स, कॉन्क्रीट नाउन हैज 4 काइंड्स, यानी अब कॉन्क्रीट नाउन के काइंड्स को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहला जो कॉन्क्रीट नाउन का काइंड जो सामने आता है वो कौन सा है, कॉमन नाउन। कॉमन सुने होंगे, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, राइट, जाति सूचक नहीं बोलेंगे, जातिवाचक बोलेंगे, ठीक है, जाति सूचक तो समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर नाउन हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, क्या है, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक ना। और लास्ट है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक। करेक्ट एवरीवन, एनी डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स,
ये सब बचपन से पढ़ा हुआ है हमारा, राइट। देखिए कॉमन नाउन एक्चुअली में क्या होता है उसको समझिए, ठीक है। व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन शब्द से ही पता चल रहा है, समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल, राइट। कॉमन मतलब सर्वसाधारण, हिंदी में क्या बोलते हैं? यानी कि जो हर किसी के लिए इक्वल हो, वही कॉमन है, राइट। जैसे नहीं बोलते कॉमन फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि आरती मेरी फ्रेंड है, ठीक है, और इनकी फ्रेंड सलमा है, पूजा है, प्रियंका है, शीतल, आप लोग सब इनके दोस्त हैं, आप लोग सब फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग क्या कहलाएंगे, कैसे फ्रेंड्स हो जाएंगे? कॉमन, वी आर कॉमन, राइट। मैं कॉमन हूं सबके लिए, इस पक्ष के लिए भी, इस पक्ष के लिए भी, तो मैं क्या हो जाऊंगा? कॉमन। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। वैसे ही कॉमन नाउन यानी कि क्या है ये? देखिए, इट रेफर्स टू द नेम्स इन कॉमन अक्रॉस द ग्लोब, यानी जो पूरे धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में, अक्रॉस द ग्लोब का मतलब पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती पर, ठीक है, जो शब्द सबसे कॉमन हो या कॉमन हो हर जगह के लिए, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या कहते हैं उसे हम? कॉमन नाउन। जैसे अगर मैं बोलूं इंडिया में बॉय, और इंग्लिश भाषा में ही ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं बॉय बोलूं, और मैं होनोलुलु जाकर भी इंग्लिश में बॉय बोलूं, तो मीनिंग चेंज होगा कि एक ही रहेगा? एक ही रहेगा। यानी कि बॉय वर्ड कैसा है? मैं बॉय बोलूंगा तो समझ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे मैं बोल रहा हूं आई सॉ अ गर्ल, आई सॉ अ लेडी, तो वह कोई भी सुनेगा समझ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, जैसे एग्जांपल्स हैं, बॉय, गर्ल, कार, राइट, पेन, सोप, शैम्पू, ये सारे टर्म्स हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं ना, तो ये क्या बन जाते हैं? कॉमन नाउन। अब हम समझते हैं प्रॉपर नाउन। क्या समझ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर नाउन हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, समथिंग दैट इज पर्टिकुलराइज्ड, राइट। जिसको हम, जैसे आपका जन्म हुआ तो आपका जन्म के साथ नाम था क्या? नहीं था। आप जन्म लिए तो एक लड़का या लड़की थे, है ना। जन्म लेने के साथ कहा जाता है ना कि लड़का जन्म लिया है या लड़की जन्म ली है, ऐसा ना बोला जाता है। बाद में उसका नामकरण किया जाता है। ये अलग बात है कि लोग पहले से प्लान करके रखते हैं कि अगर लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे, लेकिन जन्म लेने के साथ नाम का ध्यान किसी को नहीं आता है। कि सबसे पहले ध्यान किसका आता है? जेंडर का। किसका? जेंडर का। समझ में आ रही है बात? यानी कि हम कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त। क्या करते हैं? कॉमन नाउन का। बाद में उसका, जैसे लड़का जन्म लिया तो नाम रख दिए क्या? राज। क्या नाम रख दिए? राज। ठीक है। लड़की जन्म ली, नाम रख दिए सिमरन, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। क्या हो गई? यानी कि प्रॉपर नाउन क्या दिखाता है? इट शोज पर्टिकुलर नेम। ये खास नामों को दर्शाता है, विशेष नामों को दर्शाता है। समझ में आई बात? चलिए, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हम लोग कॉमन नाउन में एग्जाम्पल दिए किसका? बॉय का। और बॉय का नाम क्या रख दिए गए? राज। ठीक है ना। गर्ल, कॉमन नाउन में गर्ल, लड़की जन्म ली, नाम रख दिया गया क्या? सिमरन। एक कार खरीदा इंसान, कार का नाम, ब्रांड का नाम क्या है? लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। पेन खरीदिएगा तो पेन हो गया सेलो का, मान लीजिए सेलो, पार्कर, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया? वो भी ब्रांड नेम हो गया, यानी वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सोप यानी कि साबुन, है ना। लक्स क्या है? प्रॉपर नाउन। सोप कॉमन नाउन, लक्स प्रॉपर नाउन। शैम्पू, शैम्पू हो गया कॉमन नाउन, और सनसिल्क हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब हम समझ, देखिए, नाम, जन्म लिया कॉमन नाउन, नामकरण हुआ प्रॉपर नाउन। अब जिंदगी जीने के लिए कुछ लोगों का साथ चाहिए ना, यानी कि अब समूह में आएगा, ग्रुप में आएगा, समाज में आएगा, तो यानी अब कैसा नाउन बनेगा? कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है बताइए? इट इंडिकेट ग्रुप्स और कलेक्शन। ये समूहों को दर्शाता है, ये ग्रुप्स की बात करता है, ये कलेक्शंस की बात करता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां हैं, वो पुचका खा रही हैं, गुपचुप खा रही हैं, है ना, तो उस ग्रुप को कहते हैं बेबी। क्या कहते हैं? अ बेबी ऑफ गर्ल्स। बोलिएगा। सबका क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट है अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे सितारे हैं, उसका एक समूह है, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ काउज।
हर्ड का मतलब होता है झुंड, हर्ड का मतलब क्या होता है? झुंड। गायों का झुंड भी हो सकता है, साथ ही आप हर्ड यूज कर सकते हैं पालतू जानवर, किसके लिए? यानी मवेशियों के लिए या कैटल के लिए आप यूज कर सकते हैं हर्ड। क्या यूज कर सकते हैं? हर्ड। अभी अखबार खरीदते हैं तो पढ़कर हम फेंक देते हैं कि जमा करते हैं? बताइए। जमा करते हैं। वो देखिए वो फेंकती हैं, आप फेंक देते हैं? नहीं ना, ठीक है। तो स्टैक, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, हम बुक्स को या फिर अखबारों को लाइक स्टोर करते जाते हैं, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, इसे कहते हैं स्टैक। क्या कहते हैं? स्टैक करना, है ना। सो अ स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर्स, बोलिए। बहुत सारी मधुमक्खियां मान लीजिए आ गई, ठीक है, या बहुत सारे चींटियां आ गई, बहुत सारे लाइक कीड़े मकोड़े आ गए, उनका एक झुंड बन गया, उनका एक ग्रुप बन गया, उसको कहते हैं स्वॉर्म। क्या कहते हैं? स्वॉर्म, ठीक है ना। तो अ स्वॉर्म ऑफ बीज। डन। ये हो गया हमारा कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अब हमें समझना है आखिरी, जो कि है मटेरियल नाउन, राइट। अच्छा, मटेरियल वर्ड सुनकर ही पता चल रहा है कि मटेरियल क्या होता होगा, है ना। मटेरियल क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन। मटेरियल नाउन का मतलब ही हो गया समथिंग रिलेटेड टू सब्सटेंसेस, जो पदार्थों को दिखाए, जो इंडिकेट करे सब्सटेंसेस की ओर, राइट। जैसे क्या है? इट शोज नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये किसकी बात करेगा? सब्सटेंसेस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? करेक्ट। अब सब्सटेंसेस में देखिए वैसी सारी चीजें आ जाएंगी जो पदार्थ हैं, जिसको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे गोल्ड, है ना, सिल्वर, आयरन, प्लैटिनम, कॉटन, लेदर, वाटर, राइट, पेट्रोल, सिल्क, मिल्क, हनी, ये सब कुछ क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। अच्छा, एयर, हवा, कैसा नाउन है बताइए सब लोग। बताइए। Abstract noun. नहीं, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। अब आप सोचेंगे कि एयर को तो हम देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं, बोल सकते हैं ना, लेकिन साइंस में एयर का डेफिनेशन सेट है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, और हर गैस का अपना पहचान है कि नहीं है ना। Yes. यानी कि हम हर गैस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी एयर भी तो रिकॉग्नाइजेबल हुआ कि नहीं हुआ? पहचाना जा सकता है ना। इसलिए एयर है मटेरियल नाउन। कैसा नाउन है? एयर इज अ मटेरियल नाउन। डन एवरीवन? एयर कैसा नाउन हुआ? मटेरियल नाउन। क्लियर हो? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे सारे। देखिए सारे नाउन्स को हमने समझ लिया, काइंड को समझ लिया। अब हम जंप करने वाले हैं, स्विच करने वाले हैं रूल्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत खास है, ठीक है। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और ग्रामर जब आपको पढ़ना है, खास करके जैसे अभी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा कि उसमें एरर फाइंडिंग के लिए क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। कि सेंटेंस ये गलत है, क्या सही होगा बताओ, है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिस्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, इसको आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा भी रहा हूं। मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मटेरियल नाउन्स एंड किसकी बात कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। यानी कि हाँ, अभी अभी जो हमने पढ़ा सब्सटेंसेस दिखाने वाले नाउन और साथ ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी भाववाचक संज्ञा, है ना, ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल, राइट। क्या होते हैं ये? यस, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑलवेज अनकाउंटेबल, thus they are always singular। अब जिन चीजों को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो उनका संख्या तो बता ही नहीं पाएंगे, यानी वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे, एक वचन। क्या बोलते हैं? हमने बचपन में पढ़ा था काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन सके और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम किसी भी मटेरियल नाउन जैसे कि सोना, चांदी, ये सब, इन चीजों को गिन सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितना चांदी है या कितना सोना है, तो आप बता देंगे कि मेरे पास 2 सोना है,
4 सोना, ऐसा तो नहीं बता सकते। आप उसका वजन कर सकते हैं, यू कैन वेट दैट, राइट, यू कैन मेजर सम लिक्विड, राइट, बट यू कैन नॉट से द क्वांटिटी, यू कैन से द क्वालिटी, you cannot say tell us the number, right, but you can say the quantity. क्लियर है ना? आप उसका माप बता सकते हैं, परिमाण बता सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसलिए मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर माना जाता है। इन जनरल लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इन जनरल जहां जहां आता है यानी उसका कुछ अपवाद भी होता है। क्लियर हुआ? चलिए अभी यहां समझिएगा, देखिएगा, आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? यस, गोल्ड इज कॉस्टली, यानी सोना महंगा है। यहां पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड को गोल्ड्स में बदल सकते हैं क्या? कभी नहीं। गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, है ना, गोल्ड कभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वाटर, देखिए वाटर में भी ऐसा नहीं लगता है। अगर सिर्फ आप जल या पानी के रूप में लीजिएगा तो वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो वाटर इज प्रीशियस। इसी तरह से लव इज ब्लाइंड, लव एक मटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो लव यानी कि प्रेम, प्यार अंधा होता है, राइट, है ना। अब लव बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं कि लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भी हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा? वेरी नाइस। चलिए ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इससे रिलेटेड ही अब सेकंड पॉइंट आता है जो बहुत ज्यादा खास है। यहां पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पॉइंट को बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, ऑलराइट। इस रूल को बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत प्रॉब्लम में फंसते हैं। देखिए क्या है? ड्रैग। हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्रैग। हिंदी में लिख लीजिएगा तलछट। हिंदी में क्या लिखेंगे? तलछट। तलछट का मतलब होता है नदी या समुद्र के किनारे जमा हुआ कचरा। नदी, समुद्र, तालाब जो भी है, वाटर बॉडी, उसके किनारे जमा हुआ कचरा, उसे हम कहते हैं ड्रैग्स। क्या कहते हैं? करेक्ट, ड्रैग्स। लिख लिया सबने? चलिए, सो ड्रैग्स क्या है? देखिएगा, ड्रैग्स एक मटेरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? आप सब बताइए। बताइए ड्रैग्स। हाँ, मटेरियल नाउन है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि लगभग सारे मटेरियल नाउन्स और सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। लेकिन यहां पे आ गया एक्सेप्शन केस, यानी अपवाद का बात, अपवाद वाला मामला, राइट। क्या कह रहा है रूल? ये कह रहा है कि ड्रैग्स is the only material noun that is always what? Plural in its use. यानी कि ड्रैग्स एकमात्र ऐसा मटेरियल नाउन है जो अपने प्रयोग में हमेशा क्या रहता है? प्लूरल रहता है, बहुवचन। ठीक है ना। अब देखिए कि गलत और सही कैसे समझेंगे। यहां हमें एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, द ड्रैग्स एट द बैंक ऑफ द रिवर इज स्टिंकिंग, यानी कि नदी। यहां देखिए, बैंक का मतलब तट, लिख लीजिएगा, बैंक का मतलब तट। खास करके नदी के तट के लिए ही यूज किया जाता है बैंक। क्या यूज किया जाता है? बैंक। तो द ड्रैग्स एट द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि नदी के तट के किनारे जमा हुआ कचरा क्या दे रहा है? बदबू। स्टिंक का मतलब बदबू देना, उसी से बना स्टिंकिंग। क्या बना? स्टिंकिंग। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस सही है क्या? बताइए सब, सही है गलत है? क्यों गलत है? हाँ, क्योंकि ड्रैग्स यहाँ पे हमेशा प्लूरल रहता है, इसलिए हम इज नहीं लगा सकते। तो सही फॉर्मेट क्या है? सेंटेंस सही क्या होगा? यस, आप यूज करेंगे आर। जैसे द ड्रैग्स एट द बैंक ऑफ द रिवर आर स्टिंकिंग, तो हमें इज को रिप्लेस करना है किससे? आर से, राइट। द ड्रैग्स एट द बैंक ऑफ द रिवर आर स्टिंकिंग। एनी डिफिकल्टी? पक्का? ओके, फाइन। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट देखिएगा, ठीक है। आज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इतने पॉइंट सब हम लोग जब शुरू कर रहे हैं तो कल कंटिन्यू करेंगे। कल क्या करेंगे? कंटिन्यू करने वाले, क्योंकि बहुत सारे, देखिए नाउन एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि नाउन से ही ग्रामर का, समझ लीजिए ग्रामर का बेडरॉक है, आधार है। बेडरॉक लिख लीजिए, बेडरॉक। बेडरॉक का मतलब होता है आधार, बेस। ठीक है, नाउन इज एक्चुअली द बेडरॉक ऑफ ग्रामर। ठीक है, क्योंकि नाउन नहीं रहेगा तो किसके बारे में बात करेंगे, है ना। क्लियर? किसी का जन्म ही नहीं हुआ है तो हम उसके बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं। अब यहां देखते हैं पॉइंट नंबर 3 और 4। देखिए कमाल के पॉइंट ये दोनों। पहला है, यहां पे देखिएगा, ये कह रहा है कि क्या?
ड्रेस इज यूज फॉर फेमिनिन जेंडर। अब जेंडर नंबर ये नाउन से ही जुड़े रहते हैं हमेशा, कोई होगा तब तो उसका जेंडर होगा, है कि नहीं, यानी नाउन होगा तब तो जेंडर तय करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम नाउन के अंदर इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, क्लियर है ना। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ड्रेस जो शब्द है उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सिर्फ फीमेल्स के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए, कभी भी मेल्स के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। और मेल्स के लिए क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, सूट। सूट इज यूज्ड ओनली फॉर मैस्कुलिन। सूट का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे, मैस्कुलिन के लिए, है ना, स्त्रीलिंग के लिए यानी कि फेमिनिन के लिए यूज नहीं करते हैं सूट, क्लियर है। अब आप हो सकता है कि बोलेंगे, यहाँ गर्ल्स बोल सकती हैं हम लोग तो सलवार सूट पहनते ही हैं, तो सूट तो आया ही। तो वो सूट जो है ना वो एक एडजेक्टिव के साथ यदि आएगा तभी उसको हम सूट वहां पे यूज कर पाएंगे। अकेला अलोन वर्ड यहां हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि सिंगल नाउन, क्लियर है। एज अ सिंगल नाउन हम सूट का यूज फीमेल्स के लिए नहीं करते हैं, किसके लिए करते हैं, मेल्स के लिए, है ना। चलिए फ्रेज के रूप में इसको कन्वर्ट करिएगा, सलवार सूट एक फ्रेज बन गया, तो वो यूज किया जा सकता है। फुल ड्रेस रिहर्सल फॉर द सोल्जर, वो यूज किया जाता है, ठीक है। सिर्फ सोलो वर्ड जो होगा ड्रेस और सोलो वर्ड सूट, ये यूज नहीं किए जा सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव टर्म्स के लिए। जैसे कि ड्रेस का यूज सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए कि फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। सूट का यूज सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए कि फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए। जैसे कि अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करेंगे ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा सेंटेंस क्या है ना, सेंटेंस क्या है, द बॉय इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस टुडे। गलत है ना, यानी ये लड़के ने आज एक नया ड्रेस पहन रखा है, ठीक है। सो द सेंटेंस इज रॉन्ग। यहाँ पे सही क्या होगा, द बॉय इज वेयरिंग अ न्यू सूट टुडे, राइट। सूट यूज करेंगे हम, ड्रेस यूज नहीं करेंगे, क्लियर हुआ। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बॉय की बात कर रहे हैं, मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से हमारा सेकंड सेंटेंस है, द गर्ल्स सूट। यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है इसलिए अपॉस्ट्रोफी का यूज सिर्फ हो रहा है। अगर कोई भी शब्द के लास्ट में एस पहले से है तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ठीक है। सो द गर्ल्स सूट इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ गर्ल जो है उसने सूट पहन रखा है और वो काफी सुंदर है, तो ये गलत है ना, क्योंकि गर्ल के लिए हम सूट लगाएंगे ही नहीं, क्या लगाएंगे, ड्रेस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ड्रेस लगाएंगे, ठीक है। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी व्हाट, द गर्ल्स ड्रेस इज ब्यूटीफुल। एनी डाउट, नो सर, No, sir. सी रूल नंबर और पॉइंट नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है, देखिए ध्यान से। ये कहता है व्हेन वी सीक अ स्पेस, सीक अ स्पेस का मतलब क्या होता है, जगह ढूंढना, जगह चाहना या जगह ढूंढना, ठीक है। किसके लिए, तो फॉर एन एक्टिविटी, किसके लिए, एक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियाकलाप। क्या कहते हैं, क्रियाकलाप। तो जब हम किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जगह ढूंढते हैं, जगह चाहते हैं, जगह बनाते हैं, तो क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज द वर्ड प्लेस। हमें क्या यूज नहीं करना चाहिए, प्लेस यूज नहीं करना चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए, रूम यूज करना चाहिए, है ना। जैसे आपको अपने पॉकेट में रखने के लिए बहुत सारे सामान है, आप कोई सामान रख लिए लेकिन कुछ बच गया हाथ में, क्यों, क्योंकि जगह नहीं था। यानी कि रखना एक काम है, रखना क्या है, एक्टिविटी है। जैसे आप सब बैठे हुए हैं बेंचेस पर, तो बेंचेस पर जगह है और बैठना एक काम है ना। कोई और आता है वो बोलता है थोड़ा और आगे बढ़ो, मुझे भी बैठना है, तो आप जगह रहेगा ही नहीं, तो आप कैसे बोलेंगे कि बैठो भाई यहाँ पे बैठ जाओ, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। आप क्या बोलेंगे, जगह नहीं है। तो किस चीज के लिए जगह नहीं है, वो लड़का या लड़की वो क्या चाह रहा था, जगह। किस चीज के लिए, काम करने के लिए। काम कौन सा था, बैठना। तो क्या यहाँ पे प्लेस चाह रहा था वो कि रूम चाह रहा था, वेरी गुड। आप कहीं कहीं रहते हैं अपने हॉस्टल्स में, तो आप अपने रहते हैं, रहना काम है, तो आप प्लेस पर रहते हैं कि रूम पर रहते हैं, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। आप बस में यात्रा करिएगा तो बस भी यात्रा करना क्या है, ट्रैवल करना क्या है, काम है, एक्शन है, एक्टिविटी है। एक्टिविटी के लिए आपको बर्थ में जगह चाहिए या सीट पे जगह चाहिए ना, तो वो जगह प्लेस कहलाएगा कि रूम कहलाएगा, तुम्हारे नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट, कि देयर इज नो रूम फॉर यू इन माई हार्ट। बोलिए,
देयर इज नो रूम फॉर यू इन माई हार्ट, ऐसे बोलेंगे, तुम्हारे दिल में मेरे लिए नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्लियर है? चाहे उसके दिल में भी ना हो मेरे लिए जगह, तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे? रूम ही यूज करेंगे ना। क्लियर है? क्योंकि रहना क्या है? काम है, क्योंकि फिल्म आई थी रहना है तेरे दिल में, पढ़े थे ना, मतलब देखे थे ना। ठीक है, यानी कि रहना क्या है? काम है, सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। देखिएगा, देयर वॉज, यहाँ पे देखिए सेंटेंस पढ़िए, देयर वॉज नो प्लेस टू सिट इन द बस, बस में बैठने की जगह नहीं थी, नहीं थी, पास्ट है ना। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? देयर वॉज नो रूम टू सिट इन द बस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, आप दूसरों को समझा पाएंगे, कारण रीजन के साथ बता पाएंगे ना। सर तो प्लेस का यूज कहाँ पे करेंगे? प्लेस साधारण रूप से जैसे कोई जगह है, आप बाहर अपने कमरे से बाहर जाके देखिए, जो भी आपको जगह दिख रहा होगा वो प्लेस है। क्या है? हमारा मकान भी कहीं बना हुआ है ना, तो वो भी एक प्लेस कहलाएगा। लेकिन उस मकान के अंदर अलग अलग काम करने के लिए हम जगह बनाते हैं, जैसे नहाने के लिए बाथरूम, सोने के लिए बेडरूम, खाने के लिए डाइनिंग रूम, है ना, टीवी देखने के लिए ड्राइंग रूम। क्लियर है? तो यानी कि हम एक मकान जो देखते हैं या कोई भी नॉर्मल जो जगह देखेंगे उसको हम प्लेस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन वहां अगर कुछ स्पेशल एक्ट के लिए, एक्टिविटीज के लिए जब हम जगह बनाते हैं या चाहते हैं, तो उसे हम रूम कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? रूम। ठीक है ना। जैसे आप किसी को बोलेंगे आई एम कमिंग टू योर प्लेस, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, लेकिन वहां जाने के बाद बोलेंगे आई नीड टू टेक अ बाथ, मुझे नहाना है, वेयर इज द बाथरूम, अब प्लेस नहीं यूज करेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि नहाना काम है। समझ में आया? आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, नेक्स्ट है रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है? ये कहता है साइड का जो यूज है ना, वो बैक और फ्रंट के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि वी शुड नॉट यूज द वर्ड साइड विथ बैक और फ्रंट। क्लियर? क्यों ऐसा? क्योंकि साइड जब अचानक सपोज कीजिए आप बैठे और कोई एकदम चिल्लाता हुआ आपको कहता है अपने साइड में देखो, अपने साइड में देखो, आप किधर देखिएगा? पीछे? किधर देखिएगा? अपने लेफ्ट में या तो अपने राइट में। लेफ्ट और राइट के साथ साइड यूज कर सकते हैं, लेकिन बैक के साथ साइड यूज नहीं करते हैं, फ्रंट के साथ साइड यूज नहीं करते। ठीक है ना। जैसे कोई आपको अगर कह रहा है कि अपने साइड में देखो और लास्ट में आप साइड में देखते हैं और नहीं मिलता है, फिर आपको कहता है तुम्हारे सामने तो मैं हूं, अपने फ्रंट साइड में देखो, राइट? आप उसको मारेंगे कि छोड़ देंगे? ठीक है, आप बोलेंगे तुम फ्रंट नहीं बोल रहे थे, तुम साइड बोल रहे थे, यही ना बोल। आप आर्ग्यूमेंट क्या दीजिएगा? तुम तो साइड बोल रहे थे। समझ में आई बात? तो इससे साफ जाहिर है कि आप अपने या हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी फ्रंट के साथ साइड यूज नहीं सोचते भी नहीं, इमेजिन भी नहीं करते, बैक के साथ भी नहीं करते। यानी कि हम इसे एग्जाम में भी अगर हमारे से क्वेश्चन पूछेगा तो भी वहां हम इस तरह से बैक या फ्रंट के साथ साइड यूज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस देखिएगा, ही पार्क्ड हिज कार एट द बैक साइड ऑफ दिस बिल्डिंग, मतलब उसने अपनी कार को इस बिल्डिंग के पीछे पार्क किया है। सही है क्या? क्या गलत है? साइड हटा देंगे, वी हैव टू ओमिट द वर्ड साइड। क्लियर है? तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? he parked his car at the back of this building. Any difficulty guys? Very nice. Now we are stepping ahead towards point number 7. रूल नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 क्या कहता है? ये कहता है क्या? देखिएगा, ये कहता है when we talk about the harmony, what do you mean by the word harmony? Please tell me. हार्मनी, दैट एकजुट। हार्मनी, राइट। हार्मनी का शुद्ध हिंदी होता है सौहार्द्य। क्या होता है? सौहार्द्य, राइट। यानी कि अच्छा रिलेशनशिप या अच्छा बॉन्डिंग। करेक्ट? एक अच्छा बेहतर गुड बॉन्ड है किसी के बीच। जैसे सपोज कीजिए टीम ए टीम बी दोनों के बीच बड़ा अच्छा तालमेल है, तो इसको बोलेंगे हार्मनी है। दोनों के बीच क्या है? हार्मनी है। जैसे अभी दंगे हुए थे तो क्या कहा गया था कि दो रिलीजियस हार्मनी को खराब करने की साजिश है, कहा जा रहा था ना न्यूज में। चलिए, आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे को समाप्त करने की या खराब करने की साजिश है, ऐसा लोग कह रहे थे। अब देखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्मनी बिटवीन टू कम्युनिटीज, जब भी हम दो समुदायों के बीच भाईचारा या हार्मनी दिखाने की कोशिश करें तो हम क्या नहीं लगाएंगे? ब्रदर्स या सिस्टर। हम ब्रदर्स और सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन देखिएगा एकदम खुलेआम यूज होता है ब्रदर्स सिस्टर। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या यूज करना बेहतर होगा हमारे लिए? ब्रेदरेन और सिस्टरेन। ब्रेदरेन और सिस्टरेन। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतर होगा आपको समझने में। देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझिएगा।
क्या एग्जाम्पल? पीपल से दैट द इंडियंस एंड द चाइनीज आर ब्रदर्स, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, राइट। जवाहरलाल नेहरू के समय जब पंचशील समझौता हुआ था तो क्या कहा जाता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब हिंदुस्तानी और चाइनीज लोग भाई भाई हैं, ठीक है। पता नहीं किस एंगल से बट कहा गया, क्लियर है ना। तो हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि सामंजस्य या फिर एक बढ़िया रिलेशनशिप या हार्मनी की बात की जा रही थी। किसकी बात की जा रही थी? तो यहाँ पे ब्रदर्स यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? ब्रेथरेन। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? पीपल से दैट द इंडियंस एंड द चाइनीज आर ब्रेथरेन। हो गया? किसी तरह की कोई समस्या समझने में? एनी डिफिकल्टी यू हैव, यू कैन आस्क मी। लेट्स मूव टू रूल नंबर 8, पॉइंट नंबर 8। हाँ, कम्युनिटी के लिए ब्रदर, 2 इंडिविजुअल्स रहेगा। गुड क्वेश्चन। 2 इंडिविजुअल्स या 3 इंडिविजुअल्स या 10 इंडिविजुअल्स भी हैं तो ब्रदर्स हैं। जैसे स्कूल में यहाँ वापस हम पहुंचते हैं, देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्या? ब्रेथरेन और सिस्टरन की। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? स्कूल में प्लेज लेते थे हम लोग, प्लेज करते थे ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट। लास्ट में बहुत लोग चुपके से बोलते हैं एक्सेप्ट वन, ठीक है। तो ये जो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो यूज करते हैं, इसमें हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्यों यूज कर रहे हैं बताइए? वेरी गुड, क्योंकि हम एक ही कम्युनिटी के अंदर हैं, हम एक देश के अंदर की बात कर रहे हैं, है ना। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब पूरा, मतलब सारे भारतीय जो हैं वो मेरे भाई बहन हैं, क्लियर है ना। यानी कि हम दूसरे मुल्क से बात नहीं कर रहे रिलेट करके। जब 2 अलग अलग कम्युनिटीज की बात होने लगेगी ना, 2 अलग अलग देशों की या 2 अलग अलग कम्युनिटीज की बात करेंगे, उसके अंदर के इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, ठीक है, तब हम उनको बॉन्ड करने के लिए ब्रेथरेन या सिस्टरन यूज करते हैं। भारत की सारी नदियां बहनें हैं। ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया आर सिस्टर्स, बोलिए सब। सिस्टर्स, क्योंकि हम भारत भर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि भारत और अमेरिका की सारी नदियां बहन बहन हैं, बोले ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका आर सिस्टर्स, क्योंकि हम 2 अलग अलग जगह के कम्युनिटी बना दिए हम। एक कम्युनिटी इधर, दूसरी कम्युनिटी उधर। समझ में आई बात? इसको समझने के लिए और आसान भाषा में बता दो, आसान भाषा है भाई भाई, बोलिए बहन बहन। भाई भाई होगा ब्रेथरेन और बहन बहन होगा सिस्टरन। एनी डिफिकल्टी? चलिए पॉइंट नंबर 8 देखिएगा। पॉइंट नंबर 8 कहता है शेड। शेड का मतलब होता है छाया। शेड का मतलब, और शैडो का मतलब, हाँ। आपकी परछाई बनती है कि आपकी छाया बनती है? परछाई बनती है। परछाई ही बनती है। क्या बनती है? परछाई बनती है, ठीक है। मान लीजिए इस फैन को धूप में रख दें या लाइट में रहे तो इसकी छाया बन रही है कि इसकी परछाई बन रही है? क्या बनेगी? परछाई बनेगी, ठीक है। एक हाथी चल रहा है, उसका क्या बनेगा? और एक पेड़ होगा उसका, तो इसका क्या होगा? छाया। समझ में आया? कोई भी नॉन लिविंग, इसको ऐसे समझिए, कोई बिल्डिंग है, उसका क्या बनेगा बताइए? छाया की परछाई? नॉन लिविंग थिंग्स का शेड और लिविंग थिंग्स छाया क्या बनेगा? हम एक पेड़ है, पेड़ के छाया में आराम करते हैं कि पेड़ की परछाई? कोई आपको बोलेगा ना एक परछाई तुम्हारी ओर बढ़ रही है, राइट। इसको ऐसे समझिएगा, परछाई क्या होती है? मूवेबल, याद रखिएगा। यानी कि सजीवों में दिखाया जाए, सजीवों की बात करें, लिविंग की बात करें, लिविंग बींग्स की बात करें, तो हम क्या यूज करेंगे? परछाई, यानी कि शैडो। क्या यूज करेंगे? लेकिन ट्री भी लिविंग है, लेकिन वो चूंकि एक मोबाइल है, वो इधर उधर मूव नहीं करता, ठीक है, अपनी इच्छा से, तो वो क्या है? उसका क्या बनेगा? शेड बनेगा, छाया। हम पेड़ के छाया में आराम करते हैं, नहीं बोलते थोड़ा छाया चाहिए, बहुत गर्मी लग रही है, तो थोड़ी बोलते हैं चलो किसी परछाई में आराम करते हैं। बड़ा डरावना सा महसूस होता है, करेक्ट। परछाई वहां पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो अब बताइए कि एक एलिफेंट है तो उसका क्या बनेगा? शेड की शैडो। एक ह्यूमन बीइंग का क्या बनेगा? शैडो। एक बिल्डिंग का क्या बनेगा? एक ट्री का क्या बनेगा?
क्वेश्चन यहाँ है लेट्स टेक रेस्ट इन द शैडो ऑफ द ट्री, सही है? सही नहीं ना है? तो सही बता दीजिए आप लोग, सही क्या होगा? हाँ ठीक है, यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? लेट्स टेक रेस्ट इन द शेड ऑफ द ट्री, ठीक है ना? तो शेड यूज करेंगे। रीजन समझ में आ गया? ठीक है, कल के क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ना है बाकी, क्योंकि नाउन तो अभी हमने शुरू किया है, अभी आपने सिर्फ इसका ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके? यानी कल।